2019 के चुनाव में केपी सिंह यादव ने सिंधिया राज घराने के इस गढ़ में सेंध लगा दी थी बीजेपी की तरफ से। जी हाँ, 6 बार यहाँ से विजय राजे सिंधिया सांसद चुनी गई, माधवराव सिंधिया 4 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन 2019 में बीजेपी ने सिंधिया परिवार के इस गढ़ में सेंध लगा दी। इस बार बीजेपी के टिकट पर उतर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में। और पहुंचे हम खिरिया देवात, एक गांव जहां पर आज वो अपनी सभा करने वाले हैं। यहीं पर उनसे बातचीत करेंगे, उनकी सभा की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं ज्योतिरादित्य पहुंच गए। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण खिरिया देवत की मेरी समस्त प्यारी जनता जनार्दन नहीं, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले पंक्ति में रहना है। अंजना ओम कश्यप की तरह सब खाली कर दी कुर्सी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने संसद की कुर्सियां खाली कर दी आपके लिए, मैंने खिरिया देवत की कुर्सी खाली कर दी आपके लिए। क्या एक पर्सनल चैलेंज भी ये है, क्योंकि जो गुनाह और उसका मतलब आपके पूरे परिवार के लिए दशकों से, मतलब कितने साल गिन लिए जाए, उधर के 30 फिर 20 और आपके 20 साल, एक पर्सनल वो भी है कि इस सीट को वापस हासिल करना है। परिवार की परंपरा में, विचारधारा में किसी सीट को हासिल करना, वापस लेना या किसी कुर्सी को हासिल करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये सारी चीज केवल अगर कुछ हैं तो केवल एक माध्यम है जनसेवा के लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। तो मेरे लिए सेवा, विकास, प्रगति, अभी जो आपने मेरी भावना को भी सुनी, मेरी मोटिवेशन ही वही है। मेरी मोटिवेशन कोई कुर्सी या पद या ये सब चीजें नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बहुत हावे है कि वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है, पर जो प्रमुख विपक्षी दल है वो आज हर रूप से बैंकरप्ट हो चुका है। आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट, मानव संसाधन के रूप में बैंकरप्ट, अपनी विचारधारा पर बैंकरप्ट, अपने मैनिफेस्टो भी अगर उनके मैनिफेस्टो को आप देखो तो बैंकरप्सी का मैनिफेस्टो है। जो सोच विचारधारा लेके आ रहे हैं वो आपको, हर इंसान को कैद करने वाले विचारधारा लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत को एक नक्षत्र के रूप में उभार रहे हैं, और ये शक्तियां भारत को पिंजरे में डालने की कोशिश कर रही हैं, भारत को गड्ढे में वापस ले जाने की कोशिश कर रही है। कहां हम अपने चांद पर भारत के झंडे को डाल रहे हैं, भगवान राम का मंदिर बन चुका, भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, विश्व भारत की तरफ देख रहा है, और ये लोग भारत में केवल गड्ढा ही गड्ढा बनाना चाहते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है, जो सैम पिट रोड आने का, इस पर मैं आपको यही कह रहा हूं, ये कांग्रेस की विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा है कि भारत को वापस खड्डे में डालो, सोशलिस्ट मूवमेंट में जाओ, वापस भारत को उसी गरीबी की तरफ ढकेलो जिस गरीबी से प्रधानमंत्री जी ने 25 करोड़ लोगों को उभारा है पिछले 10 वर्षों में। विचारधारा जिंदगी में 2 होती हैं अंजना। एक विचारधारा होती है कि आप अपना लकीर लंबा खींचना चाहते हो, दूसरी की विचारधारा होती है कि मैं तो अपना लकीर नहीं बना सकता, तो मैं आपकी लकीर को छोटा करना चाहता हूं। यही आज इस गठबंधन की विचारधारा है, और मैं तो ये कहता हूं कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है जो देश को ठगना चाहता है। राजगढ़ की सीट हो जहां दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हो, और वहां छिंदवाड़ा, ये 2 सीट तो चैलेंजेस है। कई लोग मान रहे एक्सपर्ट्स की और सीट भी चैलेंजेस हो सकती है। इस अब की बार जो PM 400 कह रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश की कितनी? मैं आपको स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, 4 जून तक इंतजार कर लीजिएगा। 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का परचम लहराएगा। 2 मुद्दों पर ज्योतिरादित्य जी विपक्ष प्रश्न उठता है, और दोनों को मैं A, B आपसे पूछूंगी, आप उस पर जवाब दीजिएगा। सबसे पहले वो कह रहे हैं 102 सीटों पर वोटिंग हुई,
वहां पर बीजेपी का कार्ड नहीं चला, डरे हुए हैं, इसीलिए ध्रुवीकरण का कार्ड बीजेपी खेल रही है। सवाल नंबर। अंजना जी, आप भूल गई, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यही कह रहे थे, पश्चिम यूपी में यही हाल होगा, पिछले लोकसभा के चुनाव में भी यही कह रहे थे। अंत में नतीजा क्या निकला? 4 जून तक हम इंतजार करें। अब की बार 400 पार सिद्ध होगा, इसका विश्वास आप रखिएगा। 4 जून को फिर इंटरव्यू करेंगे। बी प्रश्न जो दूसरा हिस्सा है, ईवीएम, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग एजेंसियों का इस्तेमाल। चुनाव आयोग में पूरी ही स्थिति वो कॉम्प्रोमाइज समझ रहे हैं कि चुनाव आयोग वीवीपैट का मिलान होना चाहिए ईवीएम से, और दूसरा एजेंसियों के इस्तेमाल से केजरीवाल से लेके सब नेता जेल में हैं। जिस देश की चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है, जहां अनेक देश भारत के चुनाव आयोग को अप्रोच कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट की टेक्नोलॉजी हमको आप सिखाइए ताकि हम अपने देश में इस्तेमाल करें। और मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं। कोरोना काल में जब आपको टीका लगा, तब आपको इस डब्बे पर मैसेज आया, सर्टिफिकेट आया। अमेरिका और इंग्लैंड में अस्पताल में डॉक्टर्स हाथ से सर्टिफिकेट दे रहे थे, अंजना ओम कश्यप। ये भारत की टेक्नोलॉजी है जो आज हर देश चाह रहा है कृपा करके अपने गिरेबान में झांके, और जो लोग इस देश में जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया हो, जिस बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में कांग्रेस ने हराया था, और आज बाबा साहब का अंबेडकर का नाम लेने का हक नहीं है इस कांग्रेस पार्टी को, और उस संविधान जो बाबा साहब के अंबेडकर के द्वारा बनाया गया, उस संविधान पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। अगर बोल रहे हैं कि एजेंसी स्वतंत्र है इस देश में, आपातकाल का समय नहीं है जहां सब चीज आपके अंगूठे के नीचे है। और किसने भेजा है जेल दोनों मुख्यमंत्रियों को? बीजेपी ने। जेल तो भेजा है कोर्ट ने। अब आपको कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं, आपको एजेंसीज पर विश्वास नहीं, आपको संविधान पर विश्वास नहीं, इतना कि आपको अपने आप में भी विश्वास नहीं। ये असलियत है ठगबंधन का। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसी गुना में हम मौजूद हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुना की जनता में जबरदस्त जोश है, भारी तादाद में लोग आए हैं। भाई उधर दिखाइए, एक बार उस कोने में दिखाइए। भारी तादाद में लोग आए हैं, खूब सारे सवाल लेकर आए हैं, और खास मेहमान आपने सुना यहाँ पर लंबे वक्त के बाद ये चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर हार गए थे। केपी सिंह यादव, बीजेपी ने उनको हरा दिया था। एक लंबा परिवार का उनके इतिहास रहा है, जैसा कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। 6 बार तक विजय राजे सिंधिया यहाँ से सांसद बनी रही, 4 बार माधवराव सिंधिया, 4 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन पिछला चुनाव वो बीजेपी से हार गए थे। इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। 2 खास मेहमान जो अब हमारे साथ मंच पर जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करा देते हैं। खास इसलिए क्योंकि कैंडिडेट जो होता है वो अक्सर आने से इनकार कर देता है, लेकिन जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यादवेंद्र सिंह यादव साहब, गुना के कांग्रेस कैंडिडेट है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो मोदी के यहाँ पर नारे लग रहे हैं, आप उस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले चूंकि उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के यहाँ से आए हैं, तो आपसे शुरुआत करते हैं। माइक उठा लीजिए सर। उम्मीद है आपको, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार प्लस बीजेपी, जिसका बोलबाला अब मध्य प्रदेश में चल रहा है पिछले 2 चुनावों से, उसका आपको सामना करना है। 100% उम्मीद है। पिछली बार भी ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे, पिछली बार भी जनता ने इनको हराया था 2019 में भी। इस बार भी इस क्षेत्र की जनता इनको हराने वाली है। किनको हराया था? बीजेपी तो जीती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को व्यक्तिगत रूप से। बीजेपी तो जीत गई थी। बीजेपी जीत गई थी, परंतु ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हार गए थे। उसी बात पे आप काउंट कर रहे हैं कि उनके खिलाफ लोग वोट करेंगे? उनका व्यक्तिगत यहाँ पे विरोध है, वो जनता के बीच में नहीं रहते, बाहरी प्रत्याशी है, इस क्षेत्र के प्रत्याशी भी नहीं है। चलिए जवाब दीजिए इस बात का पंकज जी। हम लोगों ने उनसे खास बातचीत भी सुनाई। एक बड़े नेता वो बन गए हैं, वो मंत्री भी है सरकार में, लेकिन यहाँ गुना की जनता एक बार फिर उनको मौका देगी। बताइए क्यों? देखिए अंजना जी, अभी आपने सवाल पूछा था मोदी के नारों पर,
तो मुझे लगता है कांग्रेस के हर सवाल का उत्तर मोदी जी के प्रति देश का विश्वास है। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी या जनता के सामने है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के तीसरी पीढ़ी इस क्षेत्र से जनसेवक के तौर पर राजमाता सिंधिया, माधवराव सिंधिया जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। हम तो सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि मंगल सूत्र लूटने का मैनिफेस्टो आज बेनकाब हो गया जब सैम पित्रोदा ने कहा कि अब मेरी और आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। अरे राहुल गांधी जी ने भी यही कहा था कि हम संपत्ति का सर्वे करेंगे। अंजना जी, किसने इनको अधिकार दिया मेरी आपकी संपत्ति का? क्या फिरोज गांधी जी के परिवार की संपत्ति है जिसका सर्वे करके बांट देंगे? लूटने का धंधा, देश को बांटने का धंधा। यह सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करने की बात करते हैं, तुष्टिकरण की बात करते हैं। राम मंदिर की प्रतिष्ठा में जाने से परहेज है, सच्चर कमेटी लागू करेंगे। क्यों बांटना चाहते हो मुसलमानों को हमसे अलग? वो भी मेरे भाई हैं। मैं अंजना जी पूजन करके आ रहा हूँ, अगर जूम हो तो मेरी उंगली पर हरा रंग लिखा है, हनुमान टेकरी बाबा की पूजा करके आ रहा हूँ। हम कोई भेद नहीं करते, मेरे दुपट्टे में हरा रंग है। पर कांग्रेसियों ने बांटा, कांग्रेसियों ने बांटा। ये संपत्ति लूटने का धंधा। रुकिए, अरे बाबा बैठिए, अरे प्रभु बैठिए। बीच बीच में उठते हैं दोनों हाथ उठा के, जय श्री राम। रुकिए, अरे रुकिए दादा, रुकिए, मौका आएगा, सवाल पूछेगा। आपको ये बात परेशान करती है? क्योंकि देखिए, उम्मीदवार तो आप हैं, जमीन पर आपको चुनाव लड़ना है। भाई साहब थोड़ा सा, एक सेकेंड, चुनाव आपको जमीन पर लड़ना है। सैम पिट्रोडा ओवरसीज कांग्रेस के इंचार्ज, देश में विरासत वाला कानून लगना चाहिए जो अमेरिका में। आप लोग भी चिढ़ते हैं कि ऐसे नेताओं से जो बेवजह की चुनाव के वक्त में खेल खराब करने के लिए बयान दे देते हैं? आपको भी हेडेक हो जाता होगा। देखिए, ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र का मुद्दा अलग है। यहां पर गुलामी से आजादी के लिए चुनाव है। एक परिवार जो लगातार इस क्षेत्र को अपना गुलाम बनाए हुए है, 3 पीढ़ी से राज करता आ रहा है और इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। बात विकास की होनी चाहिए इस क्षेत्र में, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए इस क्षेत्र में। तो यहाँ का जो मुद्दा है, यहाँ के मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए बाबा, उसके बाद चुप बैठिएगा। अरे सुनिए, उठो, अब बोलो। हर 2 मिनट में उठते हैं, दोनों हाथ उठाते हैं। रुके 1 सेकेंड, को बोल लेने दो भाई, आप बोल लेने दो। इस क्षेत्र में राजा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस का शासन रहा, हमें ना इंजीनियरिंग कॉलेज मिला ना मेडिकल कॉलेज मिला। अरे आपको बता दूं, अरे जो श्रीमान कह रहे हैं ना, 8 बार ट्रांसफर इन्हीं का कैंसिल किया है राज साहब ने। इनका कहीं छिंदवाड़ा हो जाता था, कहीं ग्वालियर हो जाता था। नहीं, हमारा नहीं किया। अरे क्या, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज यदि कभी बने मध्य प्रदेश में तो माननीय दिग्विजय सिंह जी के शासन काल में बने हैं। आप उठा के देख लें, फालतू बात करते हैं। आप तो पहले पता करें। अरे गुनाह के ही लोग हैं, फालतू बात काहे कर रहे हैं? सुनिए, आप नेता को तो बड़ा सहनशीलता से सुनना पड़ता। बताइए। दिग्विजय सिंह का शासन 10 साल रहा, लेकिन बेरोजगारी की समस्या भर्ती नहीं निकाली इन लोगों ने। हम जैसे युवा बेरोजगार हो गए, पुलिस भर्ती नहीं निकाली। कब की बात कर रहे हैं? ये जब जवान थे, जब दिग्विजय सिंह थे कांग्रेस शासन में, जब उस समय सरकार में कोई भर्ती नहीं निकाली। इनका गुस्सा अभी निकालिएगा। अरे तो समय तो निकलता है। शिवराज सिंह ने योजनाएं चलाई, पूरी लाडली बहना, सबको उज्ज्वला योजना, सब चल रहा है देश। अभी क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह, अब तो उम्र काफी हो गई है। अब दुकानदारी कर रहे हैं, और क्या करेंगे, व्यापार कर रहे हैं। वो मोदी राज में कुछ अच्छी बातें हुई हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा। कौन फर्स्ट टाइम? एक सेकेंड, फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पे, मैं आपके पास आऊंगी। फर्स्ट टाइम, आप लोग फर्स्ट टाइम तो नहीं है सर, इतना तो दिख जाता है। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स, आ रही हूँ मैं बारी बारी से सब। जी मैम, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है राष्ट्रवाद का। जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है कि भारत माता कौन है, इस प्रकार के प्रश्न पूछना, भारत माता को समय समय पर अपमानित करना और इस देश को क्षेत्रवाद से, दलगत राजनीति से तोड़ने का जो कार्य कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो दिखा है,
ये एक बहुत ही गलत कार्य है। आप क्या करते हैं? जी मैं एक छात्र हूँ क्या और पढ़ते हो? मैं अभी बीएससी मैथमेटिक्स के फाइनल ईयर का छात्र। आपके लिए राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा? यस मैम, किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी वो चीज है जो राष्ट्र को राष्ट्र बनाता है। राष्ट्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, वो वहाँ रहने वाले लोगों से बनता है। नौकरी, महंगाई जैसे मुद्दे आपके लिए अहम है? मैम पहले हम रहेंगे, हमारा राष्ट्र रहेगा, तभी तो नौकरी महंगाई होगी। मैम जैसे आप फर्स्ट टाइम वोटर? जैसे मैम मेरा भी फाइनल ईयर खत्म हुआ है। इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है वो ये है कि जैसे कांग्रेस क्या कर रही है, सबसे बड़ी गलती कि वो एक पार्टी का विरोध करते करते कंट्री के विरोध पे आ जाती है। कि जैसे मान लो कोई भी चीज जो कंट्री के द्वारा की जा रही है, जैसे अपन आर्म फोर्सेस में ले सकते हैं। मैंने अभी इसका एग्जाम भी दिया, जैसे मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ तो उससे मैं थोड़ा रिलेट पढ़ता रहता हूँ। जैसे आर्मी कुछ भी काम करती है तो वो कंट्री के लिए करती है, कि वो एक पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस आर्मी के विरोध में भी उतर आती है सिर्फ इसीलिए कि उसको बीजेपी का विरोध करके कुछ वोट्स मिल सके। तो ये एक बहुत गलत चीज है जो कंट्री में किया जा रहा है कि आप पॉलिटिक्स करिए। आप ये फर्स्ट टाइम वोटर्स है, इनका परसेप्शन है, हालांकि भाई ने पूरा कांग्रेस पे ऐसे लिख दी, लेकिन इनका परसेप्शन ये है कि आप राष्ट्र की नहीं सोचते, आप मोदी विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करते हैं, इस देश की सैन्य शक्ति का विरोध करते हैं। ये छवि अगर बच्चों में बन रही है तो इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, एक गलत छवि बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्र की बात करती आई है और कभी राष्ट्र विरोधी बात नहीं करी। राष्ट्र को तोड़ने का काम तो इन लोगों ने किया, धर्म में बांटने का काम इन लोगों ने किया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे फूट फैलाने का काम इन लोगों ने किया है और हमारे युवा पीढ़ी को गुमराह करने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। अंजना जी उत्तर दूं मैं? छोटा सा। देखिए, मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ भाई जिन्होंने देश को भाई आराम से, जिन्होंने देश को हल्के बांटा, हल्के हल्के। अब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक इनका घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, 1936 का मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र एक। अल्पसंख्यकों के नाम पर कांग्रेस को मुस्लिम क्यों नजर आते हैं, जैन सिख बौद्ध क्यों नजर नहीं आते? जब भी बात करते हैं मुसलमान बात करते हैं, हमारी पीड़ा यही है, क्यों बांटते हैं मुसलमान के नाम पर? 70 कमेटी मुसलमान के लिए। और आपको अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमान ही क्यों नजर आते हैं? हमको नजर नहीं आते अंजना जी, इनको नजर आते हैं। ये मुसलमान की बात करते हैं, ये मुसलमान को बांटने की बात करते हैं। आप बताइए, आयुष्मान में क्या हमारे मुस्लिम भाई बहन नहीं है? 3 तलाक किसका खत्म हुआ? इन्होंने विरोध किया। 33% आरक्षण मुसलमान बहनों को भी मिलेगा। 370 खत्म करी, लाभ मुसलमानों का। ठीक है, आरक्षण नहीं था 370 के चलते कश्मीर में। यहाँ पे चर्चा बहुत ज्यादा गुस्से में, आराम से बोलिएगा लेकिन। हाँ। मैडम, अभी कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह जी कुछ बोल रहे थे कि हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। इनके पिताजी पूर्व स्वर्गीय देशराज सिंह जी यादव जी के साथ मैंने काम किया है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जल्दी सवाल पूछे। 2000 में चुनाव लड़े, मैं पोलिंग एजेंट बना। इनके पूज्य पिताजी भाजपा के होते हुए 5.25 लाख से चुनाव हारे। पहले इनसे पूछो कि इनने पिताजी की धरोहर को कांग्रेस में जाके क्यों गिरवी रखा। मेरा पूछना ये है, राव साहब से पूछना मेरा ये है कि आपका जो परिवार है वो राम के नाम पर खड़ा हुआ है, ऐसे क्या कारण हो चुके हैं आपके साथ में कि आप कांग्रेस पार्टी में गए? मैम, माय क्वेश्चन इज दैट कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो 18 इयर्स वाला भी है और 21 इयर्स वाला भी है, तो वो बेचारा 3 साल तो उसके वेस्ट गए ना। पूछना मैडम, मैं किसान नेता हूं। ये पार्टी बीजेपी जो पार्टी है किसान विरोधी पार्टी है। 700 किसान शहीद हो गए, उन्होंने आज तक नहीं किया। ये कह रहे मुस्लिम लीग से समझौता इन्होंने किया, खुद भाजपा ने मुस्लिम लीग से समझौता किया है। मैं चतुर्वेदी से पूछना चाहता हूँ, भाजपा ने सबसे पहले मुस्लिम लीग से समझौता किया है। मुझे अंजना जी, 2 सवाल ये दुरुस्त कर दूं पॉइंट। पार्टी से नहीं, पार्टी राजतंत्र की बात करते हैं माननीय यादवेंद्र सिंह जी। अगर राजतंत्र होता महाराज सिंधिया में तो आज एक कार्यकर्ता की उस गमी में कंधे नहीं लगते। आज राजतंत्र होता तो उन किसानों को जिन्हें मुआवजा मिलना था 48 घंटे में उनके खाते में मुआवजा पहुंचाने वाला राजतंत्र। जल्दी ये ऐसा है कि ये अभी हमारे शहर में एक बड़ी विभत्स घटना हुई, उसमें 2 लोग सवाल पूछे एक्सीडेंट में मारे गए। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको ये कह रहे हैं, उनने एक अर्थी में तिलक दिया, वो अर्थी शमशान घाट तक नहीं पहुंची, उसके पहले इनका भाजपाइयों ने उनका वीडियो वायरल कर दिया कि महाराज ने कंधा दिया। लेकिन उसी एक्सीडेंट में हमारा एक उसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कमलेश यादव एक्सपायर हुआ,
उसके घर पे सवाल बहुत लंबा है, छोटा सवाल पूछ सकते हैं। ज्ञान मत दीजिए, सवाल। हाँ, आज तक उनके घर में कोई बैठने नहीं गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ। सवाल ही नहीं आपके पास, सवाल ही नहीं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एक सेकंड आपको बता दें, एक सेकंड बैठ जाइए, एक सेकंड बैठ जाइए। एक हिंट दे दीजिए, आपको लग रहा है कि कुछ आपकी पार्टी कर पाएगी मध्य प्रदेश में? क्योंकि सीट दर सीट जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 लाइन का जवाब। बिल्कुल हमारी पार्टी कर रही है, और इस बार तो मध्य प्रदेश का एक मतदाता कर रहा है। एक हिंट दे देते, छिंदवाड़ा से लेकर राजगढ़ सब लग रहा है आपकी सीट फंसी हुई ना है। विधानसभा चुनाव इनकी पार्टी का कौन सा नेता इनके पक्ष में प्रचार कर रहा है? नाम बता दे कोई बड़ा नेता। जितेंद्र पटवारी, जितेंद्र कौन आया? इनको अकेला छोड़ दिया हारने के लिए। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की गारंटी। गुना की जनता का आपको बता दें, आज का लकी नंबर है 1। 5 लोग जो हमारे साथ आ सकते हैं, उनमें से लकी नंबर्स आपको रोज बताना है। आज का लकी नंबर है 1। अब आइए आपको लिए चलते हैं वापस स्टूडियो दिखाने के लिए हमने तमाम नेताओं से जो चुनावी मुद्दों पर चर्चा की है। आज हम रवाना हो रहे हैं विदिशा के लिए। मध्य प्रदेश के विदिशा में आपका स्वागत है। हमारे मुद्दे बेरोजगारी है सबसे पहले। 18 साल मुख्यमंत्री रहे, 5 बार सांसद रहे, लेकिन विदिशा का विकास नहीं हुआ। किसानों की MRP पे आज तक कुछ नहीं किया सिवा वादों के। देश में इस बार हम 400 पार जीतने जा रहे हैं। और आज किसान इतना त्रस्त है ना, उस पे झूठ बोले जा रहे हैं। तनख्वाहों के लाले हमारे बच्चे बाहर प्रदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, उनकी बिल्कुल गारंटी नहीं है। उन्होंने 15 लाख देने का बात किया था, नहीं किया। महिलाएं हताश परेशान है। आप देखिए इतना विकास किया है, पूरे देश में रोडें बनी हुई, महिलाओं को सशक्तिकरण किया है। विधानसभा में रिंग रोड बने, बाईपास बने। आज तक किसी सरकार ने हर महिला को 1250 रुपए दिए क्या? शिवराज जी ने जो काम किया है, ये क्या करेंगे? इनकी तनख्वाहें 2014 में 8000 थी, आज उनकी तनख्वाहें 1-1 लाख रुपए है। कांग्रेस का शासन था, उस समय किसान अपने आप को आत्महत्या करते थे। आज कांग्रेस की जो दशा हो रही है पूरे देश में, उसके जिम्मेदार सिर्फ राहुल गांधी है। आप हमारी संपत्ति को अल्पसंख्यकों में बांटना चाहते हैं। पर हमारे साथ खास मेहमान इस बार विदिशा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं। 24 के चुनाव में आप विदिशा पहुंचे, आपके लिए ये लड़ाई कैसी दिख रही है चुनावी? लड़ाई नहीं, मुझे तो प्यार ही प्यार नजर आता है, क्योंकि पूरा संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है। इसी संसदीय क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ, यहीं पला बढ़ा, यहीं से मैंने संघर्षों की शुरुआत की जनता के लिए। यहीं से इमरजेंसी में मैं जेल गया, तो जो कुछ किया वो इसी धरती से शुरू किया, और यहीं की जनता की सेवा करते करते पूरा संसदीय क्षेत्र एक परिवार बन गया। वहां मैं नेता नहीं हूं, भाई हूं, बेटा हूं या मामा हूं। अगले सवाल पर पड़ते हैं सर, क्योंकि जिस तरह से अब चुनावी पिच और ये गर्मी तो एक तरफ है, दूसरी तरफ सियासी पिच बहुत गर्म हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये सीधा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर कि उनके मैनिफेस्टो में ऐसी बातें कही गई हैं कि वो एक्सरे करेंगे, सर्वे करेंगे आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का, और उसके बाद संपत्ति का फिर से वितरण करेंगे और मुसलमानों को संपत्ति बांट दी जाएगी, हिंदुओं की और जो SC ST है सबकी। सैम पिट्रोडा के बयान पर आपका रिएक्शन? भारत अमेरिका नहीं है। अब क्या भारत को अमेरिका बनाना चाहते सैम पित्रोदा या कांग्रेस? और क्या जिन्होंने अपने परिश्रम से संपत्ति थोड़ी बहुत अर्जित की है उसका बंटवारा चाहते? मैं कांग्रेस को ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का खतरनाक खेल वो ना खेले। भारत की अपनी परंपरा है, भारत की अपनी संस्कृति है, भारत के अपने जीवन मूल्य है, भारत के अपने संस्कार है। भारत चलेगा भारत के विचारों से, जीवन मूल्य और परंपराओं से। भारत अमेरिका नहीं हो सकता। इस तरह के जो दिमाग वाले लोग हैं उन्हीं ने कांग्रेस का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया। ये कांग्रेस अब बचने वाली नहीं है इस तरह के विचारों के कारण ही समाप्ति की तरफ जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवराज सिंह चौहान। आपको भी बहुत धन्यवाद। भोपाल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या एक बार फिर ऐसी परफॉर्मेंस यहां पर दोहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? बात करने के लिए बेहद खास मेहमान मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। पहले चरण के वोटिंग के बाद बता सकता हूं कि जो हमारी 6 लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें छिंदवाड़ा भी हुई है और छिंदवाड़ा के लोगों ने मन बना लिया है कि किसी हालत में भाजपा को जिताना है। और यही कारण है कि आप देखिए सामने वाले के प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लोग नोट बांटते पकड़ाए गए। अगर आप इतना अपना गढ़ है तो आप नोट बांटते कैसे पकड़ाओगे? पुलिस केस बना इसका। ऐसे कई हथकंडे अपनाए गए जो आमतौर पर चुनाव में हमारे भाजपा के प्रत्याशी का चरित्र हनन के प्रयास किए, बाकी नाटक किए। ये वो सब वो करता है जो हारने के कगार पे पहुंचता है। इसलिए मैं तो मान के चलता हूं कि भाजपा के लिए पूरा प्रदेश एक तरह से मोदीमय है। 67.7% के आसपास एमपी में पोलिंग हुई, ठीक ठाक हुई, लेकिन राजस्थान में लगभग 6% गिरा है, बिहार में लगभग 4-5% ऐसे ही गिरा है वोटिंग। तो विपक्ष का ये कहना है कि 102 सीटों पर जो पहले फेज की वोटिंग हुई उसके बाद आप लोग दरअसल डर गए हैं। देखिए, डरने की बात कैसे कह सकते हैं? आप बताइए, हमारे मैनिफेस्टो पे उनने कमेंट किए, उनके मैनिफेस्टो में कमजोरी लगेगी तो जो 2 मुख्य पार्टी कांग्रेस बीजेपी, स्वाभाविक रूप से उनने केवल तुष्टीकरण की बात की, मुस्लिम लोग समाज को लेकर के उनने अपनी एक ही लाइन रखी है। तो ये तो उनकी गलती है, हम क्या कर सकते हैं? उनको लगता है केवल मुस्लिम समाज से लेकर के वो पूरा देश जीत लेंगे तो कोई बात नहीं, मुबारक उनको। इसी कड़ी में आप भी फैसले ले रहे हैं कि आजकल आप अपनी कड़ी छवि के लिए खूब जाने जा रहे हैं। लाउड स्पीकर बंद कर दो धार्मिक स्थलों पर, खुले में मीट नहीं बेच सकते, वही ध्रुवीकरण की ही कड़ियों में आप भी अपनी एक इमेज बना रहे हैं क्या? ये फिर थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। मैं अगर निर्णय पढ़ता हूं तो उसमें मैंने कोई ऐसा आदेश निकाला हो कि केवल मस्जिद के बंद करे तो बताइए। हमने 66,000 माइक निकलवा के रखवाए, तो उसमें सभी प्रकार के धर्मस्थल थे, उसमें कोई हमने किसी की जाति नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा। तो ये समान रूप से अगर फैसले भी नहीं कर पाएगी सरकार तो फिर काय के लिए सरकार है? 2 कांग्रेस के बड़े नेताओं को तो आपको मुकाबला करना पड़ता है। अब जरा छिंदवाड़ा और राजगढ़ दोनों पे विस्तार से बात करते हैं। छिंदवाड़ा के साथ शुरू करते हैं। आपको लग रहा है कि नकुल नाथ को आप लोग देखिए, अब तो वो जो हुआ है सब कुछ मतपेटियों में चला गया। लेकिन जो मुझे संदेश मिला है वहां से, जो मैं लगातार देख रहा था, जनता ने ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ लिया था कि 1977 से केवल एक बार पटवाजी को छोड़ दो तो लगभग 45 साल तक एक तरफा एक ही व्यक्ति का क्यों सांसद बनना चाहिए, क्यों स्थानीय व्यक्ति सांसद नहीं बनना चाहिए? बच्चे बच्चे के मन से आवाज आ रही थी। पहले 8 बार आप बन जाओगे, फिर आपकी पत्नी बन जाएगी, फिर आपका बेटा बन जाएगा, एक बार बन गया फिर वही बनेगा, फिर उसका बेटा आएगा। तो ये गया जमाना, अब जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर। राजगढ़ की सीट पर आते हैं। 33 साल बाद दिग्विजय सिंह अपने किले में जो आप लोगों ने सेंध लगाया था 14 और 19 में, उसको वापस क्लेम करने के लिए वो चुनावी मैदान छोड़ के भागे हैं बहन जी। आप बताइए, वो पिछली बार कहाँ लड़े थे? सबसे ज्यादा हिमायती बनते जिस वर्ग के, उनके वोट सबसे ज्यादा कहाँ है? राजगढ़ में नहीं है, भोपाल में थे। लेकिन जितने लंबे वोट से हारे तो यहाँ से भाग करके गए। और उनने पहली रिएक्शन क्या दी याद करिएगा? उनने पहली रिएक्शन अपनी दी कि मेरी तो इच्छा नहीं थी, पार्टी ने कह दिया। तो हमने तो वहां भाषण में भी कहा कि ये जबरदस्ती के उम्मीदवार है, हमारे उम्मीदवार जबरदस्त है जो अपना खम ठोक कर लगातार वहां काम कर रहे हैं। ये जबरदस्ती के उम्मीदवार जीतने वाले नहीं। पुराने सब नेता कोऑपरेट कर रहे हैं, शिवराज जी सब कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं वो। मैंने क्रिकेट की टीम की तरह धोनी की संज्ञा दी है कि धोनी के समय विराट कोहली को डेवलप कराया गया था, धोनी ने मदद की थी। तो हमारे शिवराज जी धोनी की तरह है, हमको क्या परेशानी है उनके नेतृत्व में। विदिशा सीट पे आप उनकी मदद कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? 100% कर रहे हैं। वो हमारे लिए पूरी रात दिन जब चाहे वो मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ। वो क्या, हमारे सारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, और इनके अलावा भी ये तो दिख रहे हैं ऐसे कई सीनियर नेता हैं जो अभी हम सबको लगातार। हमारे यहाँ खास बात यही है, मैं अगर मुख्यमंत्री बन गया तो बड़ा आदमी नहीं बना हूँ। हमारे लिए वो पद बड़ा है, लेकिन पद के साथ ही बाकी सहयोगी सब बड़ी संख्या में वो मिलकर के मदद करते हैं। मोहन यादव जी, आप आज तक पर आए, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब देखते हैं 4 जून को क्या नतीजे आते हैं, फिर आपसे चर्चा दोबारा करेंगे। बिल्कुल, आपको महाकाल के लड्डू का प्रसाद खिलाएंगे निश्चित रूप से। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।